शुरू करें फिर? पॉप्स, हाँ मैम, शुरू करती, क्या बोलते हैं मतलब, कर दो। कर दो। अच्छा, सबका चल रहा है ठीक ठाक डिफरेंशिएबिलिटी? आज से डिस्कशन स्टार्ट होगा, एक टॉपिक रहता है लाग्रांज मेथड वाला। हो हाँ हाँ, सकता है उसके हंसते क्वेश्चन आ कि जाएं, इसलिए मैं करा दूंगी। मैम लैग्रेंज मेथड जैम किस सिलेबस में है क्या? सिलेबस में नहीं है, लेकिन अलग से सिलेबस में मेंशन नहीं है। क्वेश्चन आ भी सकता है, इसलिए हम कर लेंगे। हाँ बहुत मैम। इजी मेथड है, 5 मिनट का मेथड है समझने के लिए। ओके मैम। कर लेंगे हम उसको, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। अब ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने से पहले सारा जो बेसिस है किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सारा सेट से ही शुरू होता है। सेट के बाद फिर फंक्शन पे आते हैं, और फंक्शन के बाद फिर फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। अब ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो कुछ अलग से फंक्शंस पढ़ेंगे। ग्रुप थ्योरी को एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी बोला जाता है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा मतलब ऐसा अलजेब्रा जिसको आप विजुअलाइज नहीं कर सकते। ग्रुप थ्योरी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी विजुअलाइजेशंस बहुत ज़्यादा कम है। जैसे आपको चाहिए अगर रियल एनालिसिस में, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आप इसका ग्राफ बना लेते हो। मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में आपको पता है 3D 4D ग्राफ्स होते हैं। लेकिन ये जो थ्योरी होती है एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी है। इवन लीनियर अलजेब्रा में भी जो वेक्टर्स होते हैं उनकी कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशंस होती है। लीनियर अलजेब्रा भी पूरा का पूरा ग्राफिकली सोचा जा सकता है, ऑल्दो हम इतना करते नहीं हैं उसको, लेकिन लीनियर अलजेब्रा भी उसका जो एसेंस है पूरा वो भी ग्राफिकल पूरा लाया जा सकता है। बट ग्रुप थ्योरी के साथ ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ है जो सिर्फ हमारी इमेजिनेटिव आइडियाज़ है, लेकिन इसके यूजेस बहुत ज़्यादा है ग्रुप थ्योरी के। जैसे केमिस्ट्री की फील्ड में बहुत यूजेस होते हैं इसके, तो मतलब अलग अलग ग्रुप्स के काफ़ी यूज़ होते हैं। तो जो अलग मतलब अलग, CH4 CCl4 का स्ट्रक्चर, उसका पोजीशन देखने के हाँ, लिए। ये स्ट्रक्चर पोजीशन जो भी होती हैं, मैम, तो ये अलग यही अलग मेरा। ग्रुप्स यूज़ किए जाते हैं उसके अंदर। और कुछ ग्रुप्स के तो आप वो भी देखोगे जब हम ग्रुप्स पढ़ेंगे। आज तो हम ग्रुप्स नहीं पढ़ेंगे, बेसिक से स्टार्ट करेंगे एकदम। जब आप ग्रुप्स पढ़ोगे तो देखोगे ये, हाँ, ये कुछ खास ग्रुप्स हैं जिनका रियल लाइफ में भी इनका आइडियाज़ आप देखोगे। ऐसा नहीं कि हर ग्रुप को रिलेट ही नहीं कर पाओगे, आप बिल्कुल रिलेट कर पाओगे। रियल लाइफ आइडियाज़ आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो ये अलजेब्रा का ही पोर्शन है, लेकिन ग्रुप थ्योरी अभी ज़्यादा साल पुराना नहीं है, लगभग 200-300 साल पुराना सब्जेक्ट है। तो इसको मॉडर्न अलजेब्रा भी बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी बोला जाता है। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट और मॉडर्न अलजेब्रा के फील्ड में रिंग थ्योरी भी आ जाती है। रिंग, फील्ड और ग्रुप थ्योरी ये सब इकट्ठे आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन हमें सिलेबस में तो हमारे मैम सिर्फ ग्रुप्स है, तो हम ग्रुप थ्योरी ही पढ़ेंगे। मैम तब लीनियर तो और भी मॉडर्न है। और भी मॉडर्न है मतलब? मतलब पहले कौन आया था, लीनियर या ग्रुप? लीनियर तो बहुत पुराना है, बहुत पुरानी इन्वेंशन है। लेकिन मैम ग्रुप थ्योरी अगर ना आए तो वो फील्ड का कंसेप्ट लीनियर में कैसे यूज होगा? तो ये मतलब सब वेक्टर कंसेप्ट, स्पेस में जो फील्ड होता है। हाँ हाँ, लेकिन ग्रुप थ्योरी का जो कंसेप्ट, जो बेस बना, फील्ड तो पहले ही आ चुका था। जो बेस बना ग्रुप थ्योरी का, और भी मतलब मैम चीज़ें फील्ड बनी। पहले आया था उसके बाद ग्रुप आया था? मेन बात है ग्रुप बना, रिंग बना, फिर ऐसा नहीं होता कि ग्रुप बना फिर रिंग आया फिर ही फील्ड आया होगा, ऐसा नहीं होता कभी भी। मैंने तो वैसे ही सोचता था। नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले हम और भी आइडियाज़, जैसे कभी किसी ने फील्ड डिस्कवर कर लिया कि है ये एक स्ट्रक्चर है, ये फील्ड है, इसको हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए यूज़फुल है। कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा होगा। पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है? ग्रुप पढ़ने का क्या फ़ायदा है? कोई एक सेट है जो कुछ ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में खास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, वो खास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने से उसकी एप्लीकेशंस हो जाती हैं अलग अलग फील्ड्स में। तो बस, और कुछ नहीं है। हो सकता था पहले, अभी मुझे इतना एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कि फील्ड का इन्वेंशन कब हुआ, लेकिन ऐसा पॉसिबल होता है मैथ्स में कि फील्ड का इन्वेंशन पहले हुआ हो, ग्रुप का बाद में हुआ हो। ठीक है, हमें ये पता चला कि कम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करके भी कोई सेट, कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर सकता है मैथ्स की फील्ड में। तो ये बात होती है। मैम, ग्रुप का कॉन्सेप्ट तो बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, क्योंकि मतलब हाल ही में हुआ है कि ग्रुप का कॉन्सेप्ट, मतलब जो प्रॉपर एटीन तरीके से हंड्रेड्स एटीन एग्जिस्ट तो हंड्रेड्स के करता था। आसपास का है ये, हाँ, जो भी। एग्जिस्ट तो करता था, पर
उन मतलब वो ना प्रॉपर तरीका नहीं होता कि इसको ग्रुप कहेंगे, इसको ऐसे कहेंगे, बात ये होती है स्ट्रक्चर देखेंगे। कि मैथमेटिशियंस ने कब इसको डिस्कवर किया है। सब कुछ मैथ तो सारा यहीं पे है, लेकिन हम लोग कब उसको डिस्कवर कर रहे हैं। एक अगर इतना इंटरेस्ट है इस चीज़ में तो इस क्वेश्चन को सर्च करना ऑनलाइन, और खुद भी सोचना है इसके बारे में कि मैथ की इन्वेंशन हुई है या डिस्कवरी हुई है। दोनों में डिफरेंस होता है, इन्वेंट करना। डिस्कवरी हुआ था मैम, डिस्कवर्ड हुआ था। ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है नेट पे, तो हाँ बहुत मैम। ही अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलेंगी, तो वहाँ से आपका काफ़ी मज़ा आएगा देख के। और मैम मेरे को ग्रुप थ्योरी मतलब बहुत अच्छा लगता है, और इसको मैम प्रेजेंटेशन भी दिया था मैम, आप तो जानती ही हो मैम, ग्रुप के ऊपर ही। और देखो, और ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें अभी रिसर्च में भी स्कोप है। नई नई चीज़ है, मतलब इतनी नई नहीं, काफ़ी रिसर्च हो चुकी है, लेकिन आप रिसर्च में जाना चाहते हो इस फील्ड में अच्छा स्कोप मिलेगा। मज़ा आता है इस, जिसको मज़ा आ गया ना एक बार इस सब्जेक्ट में, फिर एंजॉय ही करता है इसको। तो शुरू करते हैं, सेट्स की कुछ बातें करते हैं। फंडामेंटल सेट्स हैं जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, आप जानते ही हो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से। सेट ऑफ इंटीजर्स, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, कौन कौन से होते हैं वो, 0 +(-1) +(-2) एंड सो ऑन, ये सब आप जानते हो। रैशनल नंबर्स का सेट जानते हो, इरेशनल नंबर्स का सेट जानते हो। रैशनल नंबर्स के सेट की रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से होती है m/n, सच दैट आगे जो भी कंडीशंस लगती हैं सब आपको पता ही है। इरेशनल नंबर्स, जो नंबर्स रैशनल नहीं है। रियल नंबर, ऐसे नंबर्स जो रैशनल हो या इरेशनल हो। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आप जानते हो a + i b की फॉर्म में होते हैं, वेयर a b बिलोंग्स टू r। तो ये सब बातें होती हैं, और मैं नोट्स भी दूंगी, उसमें भी आपको सभी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी। ये सब सेट्स के बारे में तो आप जानते हो, इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, ये लोग क्या सेटिस्फाई करते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्योंकि ग्रुप थ्योरी के ग्रुप जब हम पढ़ रहे हैं तो ग्रुप्स के पास एक खास प्रॉपर्टी होती है। अब वो खास प्रॉपर्टी कौन कौन सी इनमें से सेटिस्फाई करते हैं, कौन कौन से इसमें से ग्रुप्स बनते हैं अंडर नॉर्मल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। पर आज का जो मेन टॉपिक है वो ये नहीं है। आज का मेन टॉपिक है इनके अलावा भी कोई सेट्स होते हैं उनको पढ़ना, जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है, लेकिन ग्रुप थ्योरी में आप इनके अलावा भी एक सेट का इस्तेमाल करोगे जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, विच इज़ कॉल्ड ZN। ZN मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो n, इसको बोला जाता है 0 1 2 अप टू सो ऑन n-1, ठीक है। अब ये ज़ीरो ज़ीरो जैसा दिख रहा है पर ये ज़ीरो है नहीं, इस पर अभी हम बात करेंगे कि ये हैं क्या, ये हैं क्या, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो n या सेट ऑफ ऑल रेजिड्यू क्लासेस ऑफ n। तो थोड़ी सी नंबर थ्योरी यहाँ पे काम में आएगी, जहाँ जहाँ नंबर थ्योरी का यूज़ आएगा मैं उसके बारे में बताती चलूँगी। सेट ऑफ ऑल रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो n, इस डेफिनेशन की बात मैं बाद में करती हूँ, पर उससे पहले Zn की रिप्रेजेंटेशन एक तो ये हो सकती है, या फिर Zn की रिप्रेजेंटेशन ये हो सकती है। अब ये आप कहोगे कि ऊपर बार सा क्यों लगा दिया, क्योंकि असल में ये आपको ज़ीरो दिख तो रहा है पर ये ज़ीरो है नहीं, ठीक है। इस ज़ीरो का थोड़ा सा अलग मीनिंग है, लेकिन वो क्या अलग है उसको हम देखेंगे। या फिर हम कहते हैं कि इनको एक छोटे से कमरे में बंद कर दो, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो। अब ये थोड़ा लिखने में टाइम लग जाता है इन नोटेशंस में, तो नॉर्मली हम कौन सी नोटेशन इस्तेमाल करते हैं आपको याद होगा, हम फर्स्ट वाली नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। ग्रुप थ्योरी किस किस के कोर्स में आ चुका है, उन्होंने BSc कर ली उनको तो आ ही चुका है। हाँ मैम, ज्ञानेश और हमारा था। हिमांशी, आप लोग पढ़ चुके हो ग्रुप थ्योरी? नो मैम, अच्छा, ग्रुप थ्योरी मतलब बिल्कुल नया आपके लिए। इस सेमेस्टर में ही मैम। इस प्राची का semester हो में गया शायद, प्राची को। वैसे आता तो थर्ड ईयर में MDU में, इसी सेमेस्टर में होगा मुझे लगता है प्राची का, ठीक है। तो अब बात करते हैं ये है क्या, इसके ऊपर टोपी लगा दी, कमरे में बंद कर दिया, ये हो क्या रहा है, ये ऐसी नोटेशंस अजीब सी क्यों है। ये तो 0 और 1 जैसे नंबर्स, प्यारे प्यारे नंबर्स हमें दिख रहे हैं, लेकिन जो हम नोटेशन यूज़ करेंगे वो यही यूज़ करेंगे कन्वीनियंस के लिए। नोटेशन हम इसके ऊपर ना कुछ टोपी लगाएंगे ना कुछ करेंगे, हमें पता है, एक बार किसी ने ZN बोल दिया तो हमें पता है ये सेट ऑफ ऑल रेजिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो n है। इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब ये है कि इस ज़ीरो के अंदर ये ज़ीरो नहीं, ज़ीरो के अलावा और भी एलिमेंट्स हैं। वो कौन से एलिमेंट्स हैं? अगर मैं ज़ीरो, चलो मैं बार से अगर रिप्रेजेंट कर रही हूँ ताकि थोड़ा देखने में आपको डिफरेंस लगे, बार से अगर मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो ज़ीरो क्या है इसके अंदर? वो सारे इंटीजर्स सच दैट n डिवाइड्स x माइनस ज़ीरो। अब इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल Z4 के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे बाय दिस डेफिनेशन? 0, 1, 2, 3। तो ज़ीरो के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? देखो, ऑल दोज इंटीजर सच दैट 4 डिवाइड्स x माइनस ज़ीरो। ठीक है, अब ये जो ज़ीरो है यहाँ पे लिखा गया है, ये इंटीजर वाला ज़ीरो है, इसको टोपी वाला ज़ीरो मत समझना। ये जो काम हो रहा है ये डिवीजन का काम हो रहा है। इसका मतलब क्या है? 4 डिवाइड्स x माइनस ज़ीरो का क्या मतलब हुआ कि मतलब 4 इंटू के इज इक्वल टू एक्स माइनस ज़ीरो लिखा जाएगा, यानी कि a डिवाइड्स b का क्या मतलब होता है? a डिवाइड्स b इम्प्लाइज b इज इक्वल टू सम a के फॉर सम k बिलोंग्स टू इंटीजर। पढ़ा होगा ये आपने, a डिवाइड्स b का मीनिंग क्या होता है? Yes, ma'am. यस मैम। तो 4 डिवाइड्स x माइनस ज़ीरो का क्या मतलब हुआ? x माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू 4 इंटू सम के। ठीक है, अब नंबर थ्योरी की लैंग्वेज में, कॉन्ग्रुएंस वाली लैंग्वेज में अगर मैं इसको लिख दूं, खैर मैं उस पर भी बात करूंगी, वो सारी डिटेल्स भी आपको बताऊंगी, उनके सबके रूल्स भी बताऊंगी, लेकिन अभी के लिए x माइनस ज़ीरो इज कॉन्ग्रुएंट टू 4, सॉरी, कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 4, ये आएगा। यानी कि जब x को 4 से डिवाइड किया जा रहा है, यानी x माइनस ज़ीरो को 4 से डिवाइड किया जा रहा है जब, तो वो रिमाइंडर ज़ीरो दे रहा है। मतलब x माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू 4k को हम x इज इक्वल टू 4k भी तो लिख सकते हैं। यानी x को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आने वाला है? रेजिड्यू क्या आने वाला है? रेजिड्यू और रिमाइंडर। जीरो। इसके बारे में हम बीच में एक बार क्लास में बात कर भी चुके हैं, अभी मैं फिर से बता देती हूँ। रिमाइंडर ज़ीरो आने वाला है, वही ज़ीरो हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला होता कि 5 को जैसे 4 इंटू 5 या 4 प्लस 5 करना है, 4 प्लस 5 मॉड्यूलो 3, मैंने इसका मीनिंग बताया हुआ है क्या होता है ये? 4 और 5 को ऐड करना है, 3 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आए वो आंसर में लिखना है। जीरो होगा ना? तो 9 मॉड 3 आंसर आना चाहिए। मॉड 3 का क्या मतलब है? मतलब ऐसे लिखेंगे इसको, 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3, आंसर जो भी आएगा वो लिखेंगे। मतलब 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? रिमाइंडर लिखना है हमें, रिमाइंडर क्या आएगा? 0। अब मान लो यहाँ पे 4 प्लस 7 होता 6, 6 से डिवाइड करके 7 और 4 को ऐड करेंगे 11 आएगा। 6 से डिवाइड करके क्या रिमाइंडर आएगा? 5। 5, तो इसका आंसर बन जाएगा 5। तो इनका मीनिंग ये होता है, रिमाइंडर निकालना होता है बस इस खास एडिशन में या इस खास मल्टीप्लिकेशन में। मान लो 4 इंटू 6 7 करना होता, 4 और 7 को मल्टीप्लाई करना होता हमें, और 6 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना होता। 4 7 ज़ा 28, 28 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? 4। हाँ 4। ठीक है, तो हम काम क्या कर रहे हैं? इस नोटेशन का यूज़ कर रहे हैं। इस नोटेशन का मतलब है कि मल्टीप्लाई आपको करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड कर दो जो सबस्क्रिप्ट में लिखा है, और रिमाइंडर आपको आंसर में लिखना है। तो वही सब बातों का यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले बोला ज़ीरो को डिफाइन किया। ज़ीरो क्या है? ज़ीरो की क्लास, इसको बोला जाता है क्लास ऑफ ज़ीरो। क्लासेस आप ग्रुप थ्योरी में भी पढ़ोगे अलग से। क्लास ऑफ ज़ीरो के अंदर वो सारे इंटीजर्स आएंगे जिनको x माइनस, जो x माइनस ज़ीरो को डिवाइड करते हैं, वो मतलब 4 डिवाइड्स x माइनस ज़ीरो, वो सारे इंटीजर्स आएंगे x सच दैट 4 डिवाइड्स x माइनस ज़ीरो, या बोल सकते हैं 4 डिवाइड्स x। तो ऐसे कौन कौन से इंटीजर इसके अंदर आ जाएंगे? Z4 के 4, अंदर, 8 हाँ ऐसे ही 12, 16।
माइनस माइनस भी आ जाएगा। 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और इवन माइनस में भी आएंगे, -4, -8, -12, इस तरीके से। तो ये जो ज़ीरो की क्लास है, इसके ज़ीरो की क्लास में सिर्फ ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के अलावा इतने सारे इंटीजर्स पड़े हुए हैं। ये कितने होंगे? इनफाइनाइट इन नंबर होंगे ना। इसी तरह 1 की क्लास अगर हमें डिफाइन करनी है तो देखो 1 की क्लास फिर से डिफाइन करते हैं, अगर अभी भी कोई डाउट रह गया है तो वो क्लियर हो जाएगा। 1 की क्लास डिफाइन होती है x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, वो सारे इंटीजर्स सच दैट 4 डिवाइड्स x माइनस 1। ठीक है, 4 डिवाइड्स x माइनस 1, क्योंकि हम Z4 के अंदर काम कर रहे हैं, यानी 4x माइनस 1 को डिवाइड करेगा तो x माइनस 1 कैसे लिखा जाएगा? सम 4 के टाइप्स में, यानी x माइनस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 4, ऐसे बोल सकते हो। मतलब x माइनस 1 4 का मल्टीपल है, तो 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या देगा? 0 देगा। अब एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे, और प्रॉपर्टी कहो या लॉजिक कहो, कि x माइनस 1 को अगर 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 रिमाइंडर दे रहा है, तो अगर x को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। 1। फॉर एग्जाम्पल 5 को अगर 4 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 5 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 बचेगा। लेकिन 5 माइनस 1 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना बचता है? 0। 5 माइनस 1 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 बचता है। वही बात है यहाँ पे, 5 माइनस 1 ये था और 5 ये था, तो ये वाली बात है। जैसे जैसे हम यूज़ करेंगे इसको, आपको और क्लैरिटी बनती जाएगी। तो x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 4, मतलब कौन कौन से x आएंगे, बस हमें ये देखना है। ये काम क्यों किया गया, ये देखने के लिए कि कौन कौन से x आएंगे 1 की क्लास के अंदर, जो 1 रिमाइंडर छोड़ते हो 4 से डिवाइड करने पे। अब देखो इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, 0 +, -1 +, -2 +, -3 +, -4 +, -5 +, -6 +, -7 +, -8, इस तरीके से होते हैं। अब 1 कौन कौन से छोड़ेंगे 4 से डिवाइड करने के बाद? रेजिड्यू 1 कौन कौन सा देंगे? इसको रेजिड्यू या रिमाइंडर बोल सकते हैं। क्या 1 रिमाइंडर देगा? यस मैम। -1 भी 1 ही देगा। क्या 2 देगा 1 रिमाइंडर? मतलब 2 को 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आएगा? देखो 2 छोटा है 4 से, 2 4 से डिवाइड होगा, यानी कि 2/4 करेंगे तो रिमाइंडर 2 ही आना है। जो नंबर छोटा है वो वही रिमाइंडर देता है। ये भी प्रॉपर्टी होती है कि 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 4, यानी किसी भी नंबर के लिए आप ये लिख सकते हो a इज कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड 4। ये मॉड 4 या मॉड n कुछ भी आ जाएगा यहाँ पे। दिस इज ट्रू फॉर ऑल a। ठीक है, वो बात अलग है कि ये फिर अगर a बड़ा होता है तो फिर ये यहाँ से a हट जाता है। वो सब प्रॉपर्टीज़ हम आगे की बात करेंगे, पर थोड़ा बहुत आपको डिवीजन के बारे में पता होगा नंबर थ्योरी में। तो 1 आ गया इसके अंदर। अब नेक्स्ट 2 आ सकता है? नहीं, ये 2 रिमाइंडर देगा, ये 3 रिमाइंडर देगा। 4 वाला 0 रिमाइंडर देगा, तो ये भी नहीं आ सकता। 5 वाला 5 और -5, ये रिमाइंडर कितना देंगे? ये भी 1 ही देंगे, 1। तो ये भी उस क्लास में आ जाएंगे। तो फिर से थोड़ा 4 गैप करके देखो, 5 से जंप करके अगर मैं किस पे आऊँ, 9 पे आना पड़ेगा। 9 पे आएंगे तो ये भी 1 रिमाइंडर देगा। 6 नहीं दे सकता, 7 नहीं दे सकता, ये 2 ये 1 देगा, ये 2 देगा, सॉरी ये 2 देगा रिमाइंडर, ये 3 देगा, ये 4 देगा। तो 9 वाला तो पता ही है हमें 1 देगा। मतलब हमें देखना है 1 रिमाइंडर कौन कौन से देंगे, वो उसकी क्लास में आ जाएंगे। तो 1 की क्लास में 1 रिमाइंडर देने वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो अब समझ में आ रहा है आपको ये इसके ऊपर कैप क्यों लगाया गया, या इसकी ये नोटेशंस क्यों यूज़ की गई? इनका मतलब सिर्फ मैम यही है कि n से डिवाइड करने पे 0 या 1 या 2 रिमाइंडर देते हो। मैम जो आपने 1 वाला बताया था कि 1 को अगर 4 से डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर आएगा, और -1 को 4 से डिवाइड करें तो 1 कैसे आएगा रिमाइंडर? -1 को 4 से डिवाइड करें तो मिनट देखो, -1 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉड 4। -1 को 4 से डिवाइड करना है, हाँ ठीक है।
-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 और ये 4 - 1 यहाँ से 3 हो जाता है। ठीक है, एक सेकेंड। 3 in 4 is 3। मैम डिविजन एल्गोरिथम से वो है। मैम -1 3 के क्लास में ही आएगा मैम, 1 के क्लास में नहीं आएगा। हाँ नहीं मैम 1 के क्लास में ही आएगा। Z4 कर रहे हैं ना हम, नहीं आएगा तो इसी नहीं नहीं मैम 3 के क्लास में आएगा। सॉरी मैम। कहाँ था हम ये कर रहे थे ना 4 - 6 इसी में चाहिए। मैम एडिशन मॉड्यूलों के क्लास में तो -1 3 के क्लास में ही आएगा मैम। 4 का साइकिल होता है ना, तो 4 का साइकिल लगा लो मैम। इजी मतलब क्या बोलते कैलकुलेशन। अच्छा -1 की बात हो रही है यहाँ पे, देखो एक मिनट रुको। ये 4 हो गया, इसकी क्लास में 5 है और -5 है और इस तरीके से चल रहे हैं। 3 की क्लास में क्या क्या है? 7। हाँ -1 तो इसी की क्लास में आएगा। तो ये हो गया -5 -10 -15 10 15, ये इनकी क्लासेस में आ गए। 2 की क्लास में क्या क्या आएंगे? 6, मतलब 4 के गैप पे आएंगे, जो भी आते रहेंगे। -6, एक सेकेंड, -2 भी आ जाएगा। -6 ठीक है। हम उसको देख ही गलत नज़रिए से रहे हैं तो फिर कैसे होगा। 4 का गैप तो हमें लेना ही पड़ेगा। 3 की क्लास में क्या क्या आ जाएंगे? 4 के गैप पे है ना सारे। 3 7 और क्या आएगा? 7 को 4 से डिवाइड करके आप देख भी सकते हो, 3 रिमाइंडर आने वाला है। हाँ और इसके बाद क्या आ जाएगा? 11 को 4 से डिवाइड करके देख सकते हो। 3 से 4 माइनस वाला गैप देखो, मतलब 4 डिस्टेंस पे देखो ऊपर, तो इसमें क्या आ जाएगा? -1 -5 माइनस और क्या आएगा? -13, ये सब आ जाएंगे ना इसके अंदर। -6 आएगा। नहीं ठीक है, ये तो 3 4 7 4 11। इसकी क्लास अलग है।
हाँ ये ठीक है ना, 3 की क्लास जो लिखी है हमने, और इससे पहले क्या आएंगे, -3 -7 -11। कहाँ पे गड़बड़ हो रही है ये, 1 की क्लास क्या क्या आएगी, हाँ ये गड़बड़ है यहाँ पे। 9 आएगा मैम। ये वाली 3 वाली देखो, 3 वाली ठीक है ना, -3। ठीक ही लग रहा है मैम 3 वाला तो। हाँ अब 3 रिपीट नहीं हो प्लस रहे, वो 4 थोड़ी सी हाँ आगे पीछे हो गए थे कुछ। अब हाँ ठीक है, अब मैम। कोई रिपीट नहीं हो रही, रिपीट नहीं होनी चाहिए ना, जो अपनी क्लास में आ रहा है वो दूसरे की क्लास में नहीं आएगा। तो 4 कैटेगरीज में डिवाइड हो जाएंगे ना ये इंटीजर्स, जो भी इंटीजर्स का सेट है उसमें से 4 कैटेगरीज बनाई, Z4 ने उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, और वो 4 कैटेगरीज को नाम दिया गया 0 की क्लास, 1 की क्लास, 2 की क्लास, 3 की क्लास। ठीक है, ये बनेंगी 4 कैटेगरीज। इसके अंदर वो सारे इंटीजर्स आ रहे हैं, 0 की क्लास के अंदर इनफाइनेटली मैनी इंटीजर्स है, ये प्रोसेस चलता जाएगा। ठीक है ना, अब ठीक है, अब क्लियर है। मैम Zn के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? Zn के अंदर n एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स की बात हो रही है, तो n एलिमेंट्स होते हैं। कहाँ से कहाँ तक, 0 1 2 अप टू सो ऑन n -1। ठीक है। बट A0 तो वो वाला 0 नहीं होता ना, आपने बोला अभी। इस इसका इसके साथ उसके मतलब अगर Z4 लिया जाए तो उसके साथ 4 8 इसके 12 ए भी एलिमेंट्स होते हैं इसके ना, साथ हाँ अटैच्ड है बिल्कुल। फिर तो इनफाइनाइट होनी चाहिए ना कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी इनफाइनाइट होनी चाहिए, लेकिन लीनियर अलजेब्रा को याद करो, लीनियर अलजेब्रा में क्या होता था, बेसिस, अरे वेक्टर स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स होते थे, वेक्टर स्पेस के इनफाइनाइट अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते थे, और बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट्स होते थे, फाइनाइट डायमेंशनल फाइनाइट वेक्टर स्पेस के अंदर। हाँ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के अंदर बेसिस के अंदर हम कितने लेते थे एलिमेंट्स, वो वाले एलिमेंट्स लेते थे जो एल हो और जो स्पैन भी कर जाए। स्पैन किस लिए, जैसे ये 0 सबको स्पैन कर रहा है, ठीक है। और एल का यहाँ पे क्या मतलब है, एल का मतलब ये हो गया कि 0 ले लेते या 0 के अलावा कोई और एलिमेंट ले लेते, पर हम अपनी कन्वीनियंस के लिए 0 से लेकर n-1 तक ही चूज़ करते हैं। ये डेफिनेशन बना दी गई कि आपको 0 को ही चूज़ करना है, 0 से नीचे, 0 से नेक्स्ट नंबर है जैसे n को नहीं चूज़ करना। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन बना दी गई। तो जैसे बेसिस में हमने स्टैंडर्ड बेसिस, जैसा आपको दिख रहा होगा, स्टैंडर्ड बेसिस में हम क्या कहते थे, 1 0 0, इसी को पहला वेक्टर लेना है, दूसरा वेक्टर 0 1 0 उसी को लेना है। कहने का मतलब वहाँ तो वेक्टर स्पेस ही है, यहाँ भी Zn ही है, लेकिन उसके अंदर वो डिनोट तो कर रहा है इनफाइनाइटली मैनी इंटीजर्स को, सारे इंटीजर्स अपने अंदर लेके बैठा है। लेकिन बात यह है कि मैथमेटिशियंस ने क्या किया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डील करना आसान है कि मुश्किल है। हमें ये पता है इसकी लाइन में जितने भी इंटीजर्स आ रहे हैं वो सेम प्रॉपर्टी रखेंगे 0 की क्लास के साथ, मतलब इसकी क्लास में जो भी एलिमेंट्स हैं वो सेम प्रॉपर्टी वाले हैं ना, चाहे आप 0 को स्टडी कर लो या किसी और को स्टडी कर लो, बात तो एक ही है, यस मैम। सबकी प्रॉपर्टी सेम है। इसलिए उसमें से एक एलिमेंट चूज करके उसको डाल दिया गया इसके अंदर, 1 के अंदर एक एलिमेंट डाल दिया गया, 2 के अंदर एक एलिमेंट डाल दिया गया, ये बात है। ठीक है, तो हम अपने काम को रिड्यूस करना चाहते हैं। अगर हम यहाँ इनफाइनाइट एलिमेंट्स लिखने बैठते तो हम कभी भी इसको ईजिली स्टडी नहीं कर पाते जैसे कि हम आज की डेट में करते। ठीक है, जो एलिमेंट्स यूजलेस है उनको निकाल के अलग कर दिया गया, बस आगे आगे कौन से एलिमेंट्स आए, 0 to n-1। ठीक है, अब ये रिमाइंडर वाली बात भी क्लियर है सबको। यस मैम। यस मैम। मैम आपने एडिशन मॉड्यूलो मतलब एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस कुछ नहीं होता, एडिशन मॉड्यूलो 4, एडिशन मॉड्यूलो 3, 16 ऐड करना है इसमें आपको, 4 में 16 16 ऐड करना है, एडिशन मॉड्यूलो 3।
तो 16 और 4 को ऐड करके, एडिशन पहले सेम रहेगा, ऐड करके 20 आएगा, उसका 3 से रिमाइंडर देखेंगे, 3 से डिवाइड करके इसका जो रिमाइंडर आएगा वो चेक करेंगे। अब हम 3 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे। अब ये सेम मल्टीप्लिकेशन होता, तो 16 इंटू 3 48, 48 को 3 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आता वो लिखते। ठीक है, अगर ऐसा एडिशन मॉड्यूलो होगा, कहीं डायरेक्टली मॉड्यूलो, एडिशन मॉड्यूलो या मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो पूछा हुआ है तो वो नोटेशन कुछ अलग होगी, वो बताया जाएगा। वैसे जनरल नोटेशन यही होती है। मैम आपने जो 9 mod 3 इसको लिखा था ना, उसको एक बार बता दीजिए ना। 9 mod 3 कहाँ पे लिखा था? मतलब मैम इसी तरीके से कुछ भी लिखा हो, अगर A इज इक्विवेलेंट टू B mod C। हाँ, A इज इक्वलेंट टू B mod C, इसका मीनिंग बस पता होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, इसको अगर नॉर्मल लैंग्वेज में लिखना है, ये तो कॉन्ग्रुएंस वाली लैंग्वेज में हो गया। नॉर्मल लैंग्वेज में इसका क्या मतलब होता है, A इज इक्वल टू B प्लस सी के, B प्लस सी के, यानी कि A माइनस बी इज इक्वल टू सी के। A माइनस बी इज इक्वल टू सी के बनेगा। और यहाँ से भी हम अगर निकालें तो ये भी देख सकते हैं कि A माइनस बी, दोनों तरफ से अब B माइनस कर सकते हैं हम। इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे ना तो हमें पता चलेगा। कॉन्ग्रुएंस में दोनों तरफ से माइनस भी किया जा सकता है। B माइनस बी इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉड C, तो A इसमें से इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड C। हाँ बोलिए। B रिमाइंडर होती है क्या? B रिमाइंडर होती है व्हेन डिवाइडेड बाय C। A को जब C से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो B कहलाएगा। जो बाहर होता है ये रिमाइंडर होता है, लेकिन अगर A माइनस बी को C से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली रिमाइंडर 0 ही आने वाला है, जो कि हमने यहाँ से देखा। यस मैम, ठीक है, बस ये समझ गए। सिंपल सी नोटेशन है, अभी आपको इतना ही समझना है। इसके बाद जो भी इतनी डिटेल्स होती हैं इसमें वो हम बाद में देखेंगे, जितना यूज़ होगा आपका। वैसे तो नंबर थ्योरी में बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन है इसकी, लेकिन जितना यूज़ होगा हम उतना ही देखेंगे। जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको समझ लेंगे। तो अब ये अगर कोई इससे डिनोट करता है तो इससे आप क्या समझते हो, इस नोटेशन से? कार्डिनलिटी। हाँ, कार्डिनैलिटी समझना, कुछ गलत वलत मत समझना। कार्डिनैलिटी ऑफ Zn कितनी होती है? n होती है। Zn के अंदर हमेशा n एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछती हूँ मैं, क्या 1/3 Z5 से बिलोंग करता है? नो मैम। नो मैम। नो मैम। देखिए 1/3 है क्या, पहले तो इस बात को समझो। आपने कह दिया नो, क्योंकि 1/3 जैसे एलिमेंट्स इसके अंदर नहीं है। आप ऐसा सोच रहे हो कि ये एलिमेंट्स है 0 1 2 3 4, यहाँ तक आएगा ना। 1/3 को मान लेते हैं अगर ये इससे बिलोंग करता है। देखो, अगर ये Z5 से बिलोंग करेगा तो किसी न किसी एलिमेंट की तरह लिखा जाएगा ना। 1/3 इज इक्वल टू सम एक्स, 1/3 इज इक्वल टू सम एक्स। देखो, एक बात और मैं बता दूं आगे बढ़ने से पहले। आप ये सोच रहे हो कि ये पूरी क्लासेस हैं, बिल्कुल ये क्लासेस हैं, ये नॉर्मल इंटीजर्स तो नहीं है। लेकिन इन पे जो ऑपरेशंस लगेंगे वो इंटीजर्स की तरह लगेंगे। अब आप ये मत सोचने लगना कि ये तो पूरा सेट है या कुछ और है। जो ऑपरेशंस इस पे लगेंगे, जैसे 2 और 3 को जब भी मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहाँ पे इसके दो एलिमेंट्स को जब भी मल्टीप्लाई किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो से। 2 इंटू 3, 2 और 3 को ऐड किया जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो से किया जाएगा। 2 मॉड्यूलो 3 मतलब एडिशन मॉड्यूलो 5 से। तो जो ऑपरेशंस लगेंगे वो तो ऐसे ही लगेंगे, पर मॉड्यूलो से लगेंगे। जैसे सिंपल इंटीजर्स में मॉड्यूलो से नहीं लगते थे ऑपरेशंस, लेकिन यहाँ लगेंगे। डिफरेंस इतना है। तो डील जब इनके साथ करनी है तो कैसे करनी है? इंटीजर्स के साथ, इंटीजर्स की तरह। जैसे 2 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तब तो 6 ही लिखोगे, फिर उसको रिमाइंडर देखते रहोगे आप। 5 से डिवाइड करने पे जो भी आएगा तो आंसर 1 लिख दोगे। ठीक है, जो तो ये एक्ट तो इंटीजर्स की तरह ही करते हैं, पर ये इंटीजर्स हैं नहीं। मतलब बिहेव करते हैं इंटीजर्स की तरह, पर ये इंटीजर्स नहीं है, ये आप जानते हो। ठीक है,
अब 1/3 की बात करते हैं। अगर 1/3 बिलोंग करेगा Z5 से तो 1/3 किसी न किसी x के बराबर होगा, ठीक है। तो अगर 1/3 को, इस बात को मैं ऐसे लिख दूं, 1 इज इक्वल टू 3x, तो यहाँ से अगर मुझे कोई ऐसा x मिल जाए सच दैट 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाए, किसके अंदर? 3 इंटू एक्स का मतलब एडिशन मॉड्यूलो 5 इंटू एक्स, एक्स ऐसे लिख देते हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो लिखा तो वही है। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो 1/3 Z5 से बिलोंग कर जाएगा, ये बात हमें समझनी है। क्या ऐसा कुछ एलिमेंट बिलोंग करता है सच दैट 3 इंटू 5 करें और 1 आ जाए? करते हैं। एक्स क्या क्या हो सकता है, एक्स के पास पॉसिबिलिटीज क्या है? आप सॉल्यूशन कहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो इसकी? 1/3 को कहाँ ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? किसके अंदर? Z5 के अंदर। Z5 के अंदर एक्स की क्या क्या पॉसिबिलिटी है? 0, 1, 2, 3, 4। अगर x 0 हुआ तो 1 इज इक्वल टू 0। अगर x 1 हुआ तो 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1। अगर x 2 हुआ तो क्या होगा? सॉरी, अगर x 2 हुआ तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ मैं, ध्यान रखना। 3 2 जा 6, 1 होएगा। 1 होगा, 1 ठीक है। सेटिस्फाई कर रहा है ना? यहाँ तक तो नहीं कर रहा था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क्या पता और भी कोई सेटिस्फाई कर रहा है, क्या पता एक से ज़्यादा सॉल्यूशन मिल जाए। आगे देखते हैं। 0 1 2 3 जा 3 3 जा 9, 9 को 5 से 4 आएगा। 4 आएगा। 1 इज इक्वल टू 4 नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और ये लास्ट में 4 देखेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके 3 4 जा 12 और ये देगा 2, 2 आ गया। ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो कौन सा सॉल्यूशन मिला जो सेटिस्फाई कर रहा है? केवल और केवल ये, यानी सॉल्यूशन आ गया x इज इक्वल टू 2। यानी x इज इक्वल टू 2 को 1/3 भी लिखा जा सकता है। किसके अंदर? Z5 के अंदर। तो 1/3 बिलोंग्स टू Z5 ट्रू है। ये कैलकुलेशन कैसे की समझ में आया? मैंने हर एक एलिमेंट को उठा उठा के चेक करके देखा कि क्या सेटिस्फाई करेगा इस चीज़ को। बताओ, अब मैं अगर आपको एक Yes. क्वेश्चन दूं तो आप चेक कर पाओगे? 1/3 इज इक्वल टू 2, ये लिख मैम सकते हो। 1/3 इज इक्वल टू 2। हाँ बोलो। आपने ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 क्यों लिया? ऑपरेशन वही लगेगा जो ग्रुप का ऑपरेशन है, जो ऑपरेशन जिसमें आप काम कर रहे हो। Z5 में आप काम कर रहे हो ना, Z5 का ऑपरेशन आपको पता है कि क्या होना चाहिए? मैम दोनों भी ऑपरेशन होते हैं ना उधर, एडिशन मॉड्यूलो 5 एंड ये मल्टीप्लिकेशन देखो मॉड्यूलो 5। 1/3 इज इक्वल टू एक्स करके एक तरीके से हमने क्या किया, 1/3 इज इक्वल टू एक्स लिखा था, इंटू 3 इस तरीके से, एक तरीके से मल्टीप्लिकेशन किया हमने, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, ठीक है ना। 1/3 और 3 एक दूसरे के इन्वर्स की तरह काम कर रहे हैं। 1/3 और 3 तो वो इन्वर्स की तरह काम कर रहे हैं, तो वो 1 दे देंगे आंसर इधर तो। और इधर हमें चेक करना पड़ेगा इसके लिए कि x इंटू ये जो भी मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन था डॉट 3, क्या ये कभी 1 के बराबर आएगा? तो दोनों साइड हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए मल्टीप्लिकेशन में चेक करना पड़ेगा, एडिशन में नहीं कर सकते ना। ओके मैम। हमने ना एक बहुत अच्छी चीज का मतलब क्लू दे दिया। किस चीज़ का? एक्चुअली मैम ना मिक्स मतलब हमेशा जो यूनिट मॉड्यूलो का जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो ग्रुप फॉर्म करता है उसमें कॉन्फ्यूज होता था, जिसको यू से डिनोट करता है। तो जब पढ़ता था तो वो तो बोलता था कि वो इनवर्स मॉड्यूलो बोलते थे उसको, पर इनवर्स क्यों बोलता था और कैसे वो इनवर्स होता वो मेरे को पता नहीं था। हम जस्ट डिफिनेशन जो पढ़ता है मतलब जो था वही पढ़ते थे कि उसका जीसीडी 1 होएगा, पर क्यों उसको बोलते हैं उसको नहीं मतलब मेरे को पता था। तो आज हमने ये दिखा दिया तो मेरे को वो कॉन्सेप्ट आ गया झट से दिमाग में। वो रिजल्ट भी हम इसके रिगार्डिंग पढ़ेंगे कि ये अगर हमें झट से चेक करना है तो कैसे करें, ठीक है ना। अभी हम वो भी देखेंगे।
तो मैम जरा ये चेक करके देखो। मैम यहाँ पे 1/3 2 के क्लास में आएगा ना? मतलब Z5 में हम दिखा कि 1/3 है, हाँ इसका मतलब 2 के क्लास में आएगा ना? बिल्कुल, वो 2 है ना, 1/3 क्या है, 2 है, तो वो 2 की क्लास में आएगा। ठीक है, हम्म। तो मैम Z5 की कार्डिनलिटी 5 कैसे हो रहे हैं? मतलब ज्यादा हो गई। हाँ मैम 1/3 भी तो आ गई तो 1/3 कुछ है ही नहीं, 1/3 तो 2 है, उसने तो मुखौटा पहन लिया। अगर आप एक मास्क ले आओ बाजार से और आप अपने चेहरे पे अच्छा लगा मैम, दो तो मैं समझ कहूँगी में आ वैसे गया। रहोगे, आप तो एक ही रहोगे ना। ये तो बस एक इसको लिखने का तरीका हो गया, एक शक्ल बदल गई, बस वो वाली बात हो गई। ठीक है। मैम हम्म। ZN में सारे रियल नंबर्स आते हैं? नहीं, ZN में सारे रियल नंबर्स नहीं आ पाएंगे, तो इरेशनल नहीं आ पाएंगे इस तरीके से। इरेशनल में ये सब काम नहीं कर सकते आप। इरेशनल नंबर कोई पाई है मान लो, पाई में क्या मल्टीप्लाई करेंगी वो 2 आ जाए, या जो भी है क्या मल्टीप्लाई करेंगी 1 आ जाए, ऐसा इंटीजर आपको मिलेगा नहीं। ये काम आप रैशनल्स के साथ कर सकते हो। और एक और बात, अभी आपको ये येस और नो में मैंने तो आंसर येस बताया ना इसका, जब ये नो होगा तब क्या बात। ये इरेशनल तक तो आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। 1/3 Z5 से बिलोंग करेगा या नहीं करेगा वो डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस पे, हो सकता है ना भी आए। तो ऐसे बहुत सारे रैशनल टाइप के दिखने वाले नंबर्स हैं जो नहीं आएंगे इसके अंदर। आप नीचे वाली कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चलेगा, ये सारे 6 क्वेश्चंस करो तो आपको दिख जाएगा, जो आप पूछ रहे हो उसका जवाब मिल जाएगा आपको। शाम की क्लास में करके आना, सेवरल वेरिएबल वाला प्रैक्टिस सेट मैंने डाल रखा है, बताया भी आपको ये वाला करना है। पहला बताओ, पहला तो हो गया होगा। पहला नो है मैम, नो मैम। दूसरा भी नो है, तीसरा यस है। 4x is equal to 1, 3x is equal to 2, 7x is equal to 2, 5x is equal to 3, 6x is equal to 4, पहला नो है, नहीं पहला तो यस है, अच्छा पहला नो है, ठीक है। एक तो समझ में आ रहा है आपको? यस मैम। मैंने कहा बोल नहीं रहे, कहाँ चले गए। देखो ये कैसे एलिमेंट्स देगा, सबसे पहले 1 पे फोकस करो, उसके बाद आगे करना। अब x की पॉसिबिलिटीज हम सारी लिख लिख के देखते हैं। 3 इंटू 0 0, 3x की क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है बस वो लिख रही हूँ मैं। 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6। अब 6 क्या होता है Z6 के अंदर? 6
अब डिवीजन वो सब करने की जरूरत नहीं है आपको, बस देख लो Zero Z6 होगा। के अंदर 6 क्या होता है, 0 होता है। फिर 3 3 जा 9, 9 क्या होता है Z6 के अंदर, 6 और 3 9 यानी 3 होता है। 3 4 जा 12 वो 0 होता है। 3 5 जा 15 वो क्या होता है, 3 होता है। फिर से देखो 0 3 0 3 0 3 बार बार रिपीट हो रहा है, यानी 3x के पास दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो ये 0 होगा या ये 3 होगा। ये बात क्लियर हुई सबको? मतलब यस मैम। एक बात तो पक्की है, ये 1 नहीं हो सकता। मैम लास्ट वाला 6x इक्वल टू 2 नहीं होगा? अच्छा ठीक है, तो या तो ये 0 होगा या ये 3 होगा, 1 तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब 3x इज इक्वल टू 1 जो इक्वेशन हमने लिखी, ये एक इक्वेशन की तरह मान के चलो। इक्वेशन जो इसकी लिखी, इसका नो सोल्यूशन है। इसका नो सोल्यूशन है मतलब ऐसा कोई x एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ऐसा x हमने लिया क्या था, मैंने कहा था कि 1/3 किसी न किसी x के बराबर होगा, और ये x Z6 के अंदर मिलना चाहिए पक्का। तो ऐसा x तो मिला ही नहीं जो Z6 के अंदर हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए 1/3 वाली। तो 1/3 डज नॉट बिलोंग टू Z6, ये बात सच हो गई कि ये इससे बिलोंग नहीं करता। अब क्लियर हुआ न्यानेश आपको? यस मैम। ठीक है। मैम निकल गया। 3 और 6 का GCD 3 है, 3 से इसके अंदर पॉसिबिलिटीज मेरे को बस ये सेट बता दो 4x क्या बनेगा। मुझे पता है आपको समझ में तो आ ही गया है, लेकिन ये सेट क्या बनेगा ये बता दो। ये सेट का यूज है। 3x वाला सेट क्या बनेगा, 7x वाला सेट क्या बनेगा, 5x वाला सेट क्या बनेगा, ये क्या बनेगा बताओ जरा। ये 4x है, ये क्या बनेगा 4 0 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब 8 क्या है Z6 के अंदर, 2। ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा, सबको समझ में आ रहा है ना? यस मैम, आ रहे हैं। हाँ, किसी को ना आ रहा हो तो बता दो। 4x की वैल्यूज पुट कर रही हूँ किसके अंदर से, Z6 के अंदर से एक एक वैल्यू उठा के देख रही हूँ। उसके अंदर 6 वैल्यूज हैं तो मुझे 6 पुट करनी पड़ेंगी। 4 0, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 को 2 लिख सकते हैं, 4 3 जा 12। अब 12 को 6 में क्या लिखेंगे 0, 4 4 जा 16, 16 को क्या लिखेंगे 6 दूनी 12 4, 4 5 जा 20, 20 को क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। देखो 0 4 2 फिर से 0 4 2, पैटर्न वही रिपीट होगा। आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, पैटर्न जो है वही रिपीट होगा। तो इसके अंदर सेट अगर बनाना है मुझे तो मैं बना सकती हूँ 0 4 2, यानी 1 तो कभी भी नहीं आएगा ना। इस सेट के अंदर 1 आ जाता तो बात थी, 1 तो ये कभी भी नहीं आ रहा। 4x इज इक्वल टू 1, तो 1/4 डज नॉट बिलोंग टू Z6। नेक्स्ट वाले का सेट बनाना और मुझे बताना। जीरो 1 2 0 1 2, लग रहा है 3 भी आना चाहिए। 2 तो चलो आ गया, तो सॉल्यूशन तो है इसका इसके अंदर, मतलब 2/3 Z4 से बिलोंग कर रहा है। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस मैम। यस मैम। एक सेकंड में सेट बनाना। 3 0 3 1 3 6, 3 भी आएगा ना मैम? 3 5 जा 15 मेरे हिसाब से तो आना चाहिए, वही मैं सोच रही हूँ। 3 5 जा 15, हाँ 3 आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो क्यों आएगा ये भी आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। 3 और 4 का GCD हमें देखना होगा। तो चलो कुछ ना कुछ पैटर्न आपका बन रहा है दिमाग में, किसी ना किसी तरीके का आपको चीज़ें समझ में आने लग गई हैं। इसके रिगार्डिंग एक रिजल्ट है, जो चॉकलेट देनी है आपको, वो दे देते हैं। क्वेश्चन करो तब तक। मैम ये सेट कैसे बनाना है, एक बार रिपीट कर दो, कंफ्यूजन हो गई बहुत ज्यादा। 3x को मैं सिर्फ सेट बनाने को कह रही हूँ, मैं सॉल्यूशन निकालने को नहीं कह रही। कौन सा सेट बनाने को कह रही हूँ, जो डिनोमिनेटर है उसको उठाओ 3,
x से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू एक्स। ठीक है, अब 3 इंटू एक्स, एक्स कहाँ से एलिमेंट आ सकता है? अगर मैं शुरुआत से ही बात करूँ तो लेट देयर एग्जिस्ट सम x बिलोंग्स टू Z4, ये लाइन आप लिख सकते हो सच दैट 2/3 इज इक्वल टू एक्स। मतलब हमने मान लिया कि सॉल्यूशन है इस चीज़ का, हमने मान लिया कि ये बात सच है जो बोली बता रही है 2/3 बिलोंग्स टू Z4। अगर ये बात सच है तो 2/3 किसी न किसी x के बराबर होगा और x Z4 से बिलोंग करता होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 3x। ये जो इक्वेशन बनेगी इसके पास सॉल्यूशन होगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, एक बार कभी ना कभी किसी न किसी x वैल्यू के लिए 3 इंटू समथिंग x इज इक्वल टू 2 होगा ही होगा। तो मैं आपसे एक एक्स्ट्रा काम करवा रही हूँ कि मैं कह रही हूँ ये जो 3x वैल्यूज़ का सेट है ना, इसको एक बार सेट को बना लो ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। तो इस सेट को कैसे बनाया जाएगा, 3 इंटू 0, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3x वाला सेट बना रही हूँ मैं। बस इतने ही होंगे ना, ये 0, 1, 2, 3 ये कहाँ के एलिमेंट्स हैं, ये सारे Z4 के एलिमेंट्स हैं। तो ये जो सेट बनेगा क्या बनेगा, 0, 3, और ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये ध्यान रखना, मैंने शॉर्ट नोटेशन लिख दी है, इस मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो है। 3 2 जा 6। अब ये 6 का क्या मतलब है Z4 के अंदर, 6 मीन्स 2, 3 3 जा 9, 9 मीन्स 1, ये सेट बनेगा। बताओ अभी कहीं कंफ्यूजन रह गया? नो मैम। तो मैं एक बार आपसे सेट बनवा रही हूँ कि सेट ऑफ वैल्यूज़ क्या क्या पॉसिबिलिटी दे सकती है। ये देखो इसके अंदर तो पूरा Z4 ही नहीं बन गया, ये जो सेट बना ये तो पूरा Z4 बन गया। तो Z4 बन गया तो 3x इज इक्वल टू, अब एक और सवाल यहाँ से, अगर आपको ये दिया गया होता, अगर आपसे ये पूछा होता कि 1/3 बिलोंग्स टू Z4, तो आप क्या बोलते डायरेक्टली एक नज़र देखते ही? क्योंकि 3x 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तो हर एक का सॉल्यूशन यहाँ मिल जाता, चाहे 1/3 पूछा होता मैंने, चाहे 2/3 जो कि नीचे ही पूछा हुआ है, चाहे 3/3 पूछा होता, चाहे 4/3 क्यों ना पूछा। मतलब हमें 3x का सेट बनाना पड़ेगा। हाँ, सेट बनाना नहीं पड़ेगा, सेट सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए बनवा रही हूँ मैं, सिर्फ मैम ऑब्जर्वेशन, 4/3 बनाना नहीं है। कैसे कहते हैं, 4/3 कैसे कहते हैं? नहीं 4/3 नहीं आएगा, 4 तो 0 ही है। ठीक है मैम। 4/3 की अगर बात करनी है तो 4 तो 0 ही है, तो वो 0 ही आ जाएगा, वो तो आएगा ही। मतलब जितने भी सेट में नंबर्स आए उनको 3 से डिवाइड करें तो वो रैशनल नंबर्स जो बनेंगे वो सेट में बिलोंग करेंगे। इस पर्टिकुलर सेट के लिए मतलब क्या पूछ रहे हैं, मैं समझी नहीं। मतलब जैसे आप कह रहे थे कि 1/3 हो, चाहे 2/3 हो, चाहे 3/3 हो, वो सारे Z4 में हाँ, बिलोंग कर जाएंगे। तो हम 3x सेट निकालने के बाद जो ये एलिमेंट्स आए हाँ, इनको ही 3 से डिवाइड करके बोल रहे हैं ना? इन्हीं को 3 से डिवाइड करके बोल रही हूँ। ठीक है मैम। ठीक है, तो मैम रिजल्ट क्या होता है? हाँ बोलो। -1/3 Z4 में बिलोंग होगा क्या? -1/3, -1/3, -1 क्या है Z3 के Z4 के अंदर? पहले -1 को देखो क्या है, -1 को Z4 के अंदर क्या लिखा जा सकता है? -1 इज 3 3 इन Z4 ना, 4 ऐड कर दिया करो बस, पता चल जाएगा कि हाँ ये 3 है। तो 3/3 हो गया ये तो, 3/3, 3/3 इज 1, 1 बिलोंग्स टू Z4, यस बिल्कुल। ठीक है, तो जितने जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसको सिंपल लैंग्वेज में लाके, जैसे हमें पता है उस सेट के अंदर लाके Z4 के अंदर उसको देख के फिर देखो, -1/3 को सिंप्लीफाई करके 3/3 बन रहा है। ठीक है, ये एलिमेंट अब एक सिंपल सा रैशनल है। बाकी एक सेकेंड रुकना, इन्फॉर्म
पर मैम ये 0 आएगा सेट में? आना तो नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। क्या कह रहे हो? वो जो 0 हर सेट में आपने दिया ना, वो 0 आएगा? क्यों नहीं आएगा हर सेट में? देखो हर सेट में आए ना आए वो तो डिपेंड करता है उस नंबर पे, पर आपको देखना पड़ेगा ना कि सेट कैसा है उसके हिसाब से। -1/3 इज इक्वल टू एक्स, अगर इसका ही सॉल्यूशन निकाल लें 3x इज इक्वल टू -1, तो 3x इज इक्वल टू -1 होता है कभी? डायरेक्टली अगर आप ऐसे भी लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 3x इज इक्वल टू -1। ये कब होगा, किस x वैल्यू के लिए होगा? मान लो हम z4 के लिए देख रहे थे, तो z4 को किससे, कौन से एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें z4 के? 3 को 3 इंटू एक्स करके, ताकि -1 आ जाए। -1 क्या है z4 के अंदर? 3 है, तो 3 इंटू क्या करें कि 3 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ से भी इसको समझा जा सकता है। तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो -1/3 1 है। ठीक है, सारा काम z4 के अंदर ही करना है। अगर z4 के अंदर हो तो z4 के अंदर ही काम करना है। बात आ रही है समझ में? यस मैम। इसके लिए जरा देखते हैं। बात तो समझ में आ गई, हाँ। पर हाँ वो निकल गया मैम। इसका क्या है? यस मैम। 0 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7। सारे आएंगे। ये जो कंप्लीट सेट बनेगा ये 7x वाला, ये z8 ही बन जाएगा। तो मतलब 7x इज इक्वल टू कुछ भी दिया जाए, 7x इज इक्वल टू 5, 7x इज इक्वल टू 3, कुछ भी दिया जाए, या 2 की बजाय कुछ भी होता तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर ही जाता है इसका। ठीक है, बात ये होती है, अब बताते हैं कि बात क्या होती है। जो मेन रिजल्ट है वो ये कहता है कि b/a कोई नंबर है वो zn से बिलोंग करेगा इफ़ एंड ओनली इफ जो जीसीडी हो a, n का, a और n का जो जीसीडी हो वो b को डिवाइड करे। यानी इन दोनों का जीसीडी निकालना है, a और n का जीसीडी ऑफ a एंड n, और वो b को डिवाइड करना चाहिए। जैसे कि ऊपर अगर देखा जाए, अगर देखो एक बात और ध्यान देने वाली है, a और n का जीसीडी अगर 1 आ गया तो वो तो डिवाइड करेगा ही सबको। 1 डिवाइड्स एवरीथिंग, 1 डिवाइड्स 1, 1 डिवाइड्स 2, 1 डिवाइड्स 3, 1 डिवाइड्स 4, वो तो सबको ही डिवाइड करता है। तो अगर ये को प्राइम होगा, इनका जीसीडी 1 आ गया, तब तो ये b को हमेशा ही डिवाइड करेगा। जैसे कि ऊपर आके देखते हैं, सबसे पहला था 1/3 बिलोंग्स टू z6। 3 और 6 का जीसीडी क्या था? 3 था। क्या 3 1 को डिवाइड कर रहा है? यानी न्यूमरेटर में जो 1 पड़ा है क्या उसको डिवाइड कर रहा है? नहीं, 3 डज नॉट डिवाइड 1। 3 बड़ा है, 1 छोटा है, इसलिए यहाँ पे 1/3 डज नॉट बिलोंग हुआ। हमने कहा था बिलोंग तभी करेगा अगर वो डिवाइड करे, यहाँ पे डज नॉट डिवाइड हो गया ना। 3 और 6 का जीसीडी 3 आया था एंड 3 डज नॉट डिवाइड 1, तो इस वजह से डज नॉट बिलोंग हुआ। 4 और 6 का जीसीडी क्या आया था? 2 आया। क्या 2 1 को डिवाइड करता है? नहीं, इसलिए ये डज नॉट बिलोंग हुआ। 2/3 बिलोंग्स टू z4। 3 और 4 का जीसीडी क्या आया था? 1, एंड 1 तो सबको ही डिवाइड करता है। एक बात और ऑब्जर्व करना है यहाँ से कि जैसे ही इनका जीसीडी 1 आएगा, ये जो सेट बनेगा 3x वाला, ये जो डिनोमिनेटर वाला सेट बना रहे हैं, ये कंप्लीट सेट बन जाएगा। कंप्लीट से मेरा मतलब क्या है? z4 ही बन जाएगा। ठीक है, ये बातें आप ग्रुप करोगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होंगे जब आप इन्वर्टिबल एलिमेंट्स पढ़ोगे, ग्रुप के अंदर इन्वर्सेस पढ़ोगे, तब आपको और अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। तब वापस आना इस चीज़ पे और इस बात को समझना। तो जब जीसीडी 1 होता है तो ये 3 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर कुछ नया ही रिजल्ट देता है। 3 का जब zn से जीसीडी 1 होगा तो वो कुछ नया ही एलिमेंट देगा। जैसे कि 2 और 7, 2/7 वाला देखा था हमने, 2/7 बिलोंग्स टू z8। 7 और 8 का जीसीडी यहाँ पे था 1,
और 1 डिवाइड करता है 2 को, बिल्कुल डिवाइड तो करता है, सॉल्यूशन तो आएगा ही आएगा, मतलब 2/7 बिलोंग तो करेगा ही करेगा, लेकिन साथ में जब 7x का सेट बनाएंगे तो वो कंप्लीट सेट बनेगा, Z8 ही बन जाएगा। समझ में आ रही है बात? इसको आप जितने क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करोगे आपको उतनी समझ में आएगी। अभी आप क्वेश्चंस के साथ ही इस चीज़ को प्रैक्टिस करो ताकि आपके और क्लैरिटी बने दिमाग में, ठीक है? इसमें क्या हो रहा था, जैसे GCD यहाँ पे 1/3, फर्स्ट वाला लेती हूँ मैं, फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल, 1/3 बिलोंग्स टू Z6, ये पूछा हुआ था। 3 और 6 का GCD कितना आया? 2 आया, तो 2 GCD आया तो Z6 से कुछ कम एलिमेंट्स ये रखेगा, Z6 कंप्लीट नहीं रखेगा, अब कुछ कम एलिमेंट्स रखेगा। 3 और 6 का GCD, अच्छा सॉरी 3 आया था, 3 और 6 का GCD 3 आया था। वैसे तो चलो वो सब बातें बाद में करेंगे, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे उस बात से। 3 और 6 का GCD 1 नहीं आया ना, 3 और 6 का GCD 3 आया, तो अब ये क्या करेगा, 3 हिस्सों में डिवाइड कर देगा Z6 को, ठीक है? अगर आपको ये बात समझ में आ रही है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। GCD 1 नहीं आएगा तो ये कंप्लीट सेट नहीं बन पाएगा, इतनी बात तो क्लियर है, क्योंकि ये देखो 0 3 0 3 0 3 बार बार यही रिपीट कर रहा था। बताओ कहीं से कनेक्ट हो पा रहा है? यस मैम। चलो इजीली हो पा रहा है तो अच्छी बात है। मैम ये 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ये वाली बात दोबारा बता दो। हाँ मैं कह रही थी कि ये देखो 1/3 बिलोंग्स टू Z6, 3 और 6 का GCD 3 आया है, तो जो GCD होता है ना वो क्या करता है, वो उसके 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है और एक पार्ट को यहाँ पे लिखता है। मतलब जैसे उसके अंदर 6 एलिमेंट्स थे और ये जो 3x वाला सेट जो हमने बनाया 0 3, ये जो सेट बनाया इसके अंदर 2 एलिमेंट्स आए, इसके अलावा कितने एलिमेंट्स बचे हैं? 4 एलिमेंट्स। इसके अलावा 4 एलिमेंट्स बचे हैं, 1 2 4 और 5। तो अभी ऐसे ऐसे 3 सेट्स बनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब डायरेक्टली नहीं कि आप वैसे देखो, लेकिन हाँ एक तरीके से समझा जा सकता है कि ये GCD क्या काम कर रहा है, उतने नंबर ऑफ सेट्स में डिवाइड कर दे रहा है उसको। जब आप ये 1/1 पढ़ोगे ना तब आपको क्लियर होगा, 1/1 मैप जब मैं कराऊंगी कि 1/1 मैप का क्या मतलब होता है। एक 1 कॉपी मैप होते हैं, 2 कॉपी मैप्स होते हैं, तो उन सब का क्या मतलब होता है तब और क्लियर होगा। अभी क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, ये बातें आप आगे करोगे तो आपको और क्लियर होती चली जाएंगी। मैम जब हम जैसे 3 और 6 का GCD निकाला, 3 आया, तो इसमें केवल 3 के मल्टीपल आएंगे ना, लेस देन 6? हाँ जैसे यहाँ पे हम निकाल रहे हैं 4 और 6 का GCD 2 आया, तो 0 2 और 4, हाँ तो ये ऑब्जर्वेशन भी सही है। 6 से छोटे 2 के मल्टीपल्स आएंगे, 2 के मल्टीपल मतलब जो GCD है मल्टीपल तो उसी के आएंगे, ठीक है? लेकिन 6 या उससे छोटे ही आएंगे, तो 6 तो कभी आना नहीं है, 6 तो तभी आएगा, मतलब 6 तो आना ही नहीं है, मतलब 6 तो 0 ही है। जैसे कि यहाँ पे देखा 4 और 3 इनका GCD 1 है, तो 1 के सारे मल्टीपल आ जाएंगे, मतलब कंप्लीट वही सेट बन जाएगा। GCD 1 आते ही सेट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? 7 और 8 था यहाँ पे, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे भी वही हो जाएगा। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। 5 और 6 का GCD यहाँ से आप देख ही लोगे 1 हो जाएगा, और 1 होते ही ये फिर कंप्लीट सेट बन जाएगा, मतलब ये ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू हो जाएगा, ठीक है? बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है एकता। ओके ओके मैम। तो ये रिजल्ट है, इसको याद रखना, ये अभी 1/1 मैप में भी काम आ जाएगा आपके। अब 1/1 मैप क्या होते हैं वैसे तो हम जानते ही हैं, किसी मैप को A to B, कोई T मैप लेते हैं A to B, उसको 1/1 कब कहेंगे? इफ Tx is equal to Ty implies x is equal to y। या फिर ऐसे बोला जा सकता है कि अगर x नॉट इक्वल टू y है देन Tx भी Txy Ty के इक्वल नहीं होगा, मतलब एक एलिमेंट एक पे जा रहा है
मतलब एक एलिमेंट की प्री इमेज एक ही हो सकती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे कि ज़्यादा क्लोज हो गए तो जैसे कि ये मैप 1 1 नहीं होगा, 2 एलिमेंट्स एक पे ही मैप हो रहे हैं। अगर इसकी कोई प्री इमेज होगी तो वो एक ही होगी, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। ये बात ठीक है ना? तो अब डेफिनेशन तो आपको वैसे भी पता ही है, लेकिन अब इस सेंस में बात करते हैं डेफिनेशन की। एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे, क्या ये मैप 1 1 है? यस मैम। कैसे प्रूव करेंगे? प्रूफ लिखना है हमें इसका। प्रूफ कैसे लिखना है? डेफिनेशन से लिखना है ना। यहाँ से देखो, टी एक्स इज इक्वल टू 2y इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई, ये प्रूव करना है हमें, लेके आना है। तो लेट क्या करेंगे, टी एक्स इज इक्वल टू टी वाई, दैट मीन्स कि 2x इज इक्वल टू 2y हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, x इक्वल टू कैसे आएगा वो x इज इक्वल टू वाई? 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे, 1/2 2x इज इक्वल टू 1/2 2y। ठीक है, ये फिर ये कैंसिल हो जाएंगे और ठीक है ये स्टेप। यस मैम। ये 1/2 किसका एलिमेंट है? रेशनल नंबर है तो तो जेड काम हम किस में कर रहे हैं? डोमेन और रेंज क्या है यहाँ पे? जेड टीजर्स है ना। ये स्टेप नहीं किया जा सकता मैंने, ये गलत है। प्रूफ इस तरीके से नहीं किया जा सकता। ये जो एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये आप ये कह रहे हो कि 2 का इन्वर्स हमारे पास इंटीजर्स में मिलेगा, तो इसलिए आपने 1/2 से मल्टीप्लाई किया। 1/2 का मतलब 2 का इन्वर्स था, 2 का इन्वर्स इंटू 2x। क्या 2 का इन्वर्स z के अंदर है? 2 का इन्वर्स यानी इन्वर्स वाली लैंग्वेज में मैं बात कर रही हूँ। वैसे मुझे पता है 1/2 होता है 2 का इन्वर्स, पर वो किसके अंदर होता है? रैशनल्स के अंदर हो जाता है, रियल्स के अंदर हो जाता है, लेकिन क्या वो इंटीजर्स के अंदर होता है? नो। तो ये स्टेप नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कैसे लिखेंगे फिर प्रूफ? ये बात सबको क्लियर हुई? ये काम हम तभी Yes, ma'am. करते हैं इफ एंड ओनली इफ इन्वर्स एग्जिस्ट करे उस एलिमेंट का। 2x इज इक्वल टू 2y, 2 कैंसिल करना है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए था। आगे बताओ। हाँ बोलो। मैम, अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करना चाहूँ टी एक्स इज इक्वल टू x/2 और डोमेन रेंज यही को डोमेन z ही रहे, तो हम कर सकते हैं इसको डिफाइन। tx इज इक्वल टू x/2 नहीं, t1 क्या होगा 1/2। डोमेन को डोमेन चेंज करनी पड़ेगी फिर। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हम किस टाइप के फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं और कैसे नहीं कर सकते? ऐसे ही पता चलेगा, चेक करके देखेंगे tx इज इक्वल टू x/2, क्या ये फंक्शन डिफाइंड है यहाँ से यहाँ तक। देखो ये बिल्कुल बेस में बात चली गई, बिल्कुल बेसिक में चले गए हम लोग कि रियल एनालिसिस का ही कंसेप्ट हो गया ये। तो क्या ये फंक्शन डिफाइंड है? क्या कोडोमेन के एलिमेंट आ रहे हैं? ये हर एक एलिमेंट कोडोमेन में बिलोंग कर रहा है? कोडोमेन यही रखी थी, आई होप आपने नहीं कर रहा। यस मैम। ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है z टू z। ठीक है, ओके फंक्शन मैम। डिफाइंड होने का क्या मतलब है? पहले तो जो भी ये फंक्शन हमने लिया है उसकी डोमेन में वो सारी सेटिस्फाई करना चाहिए, और जो रिजल्ट आना चाहिए वो कोडोमेन में होना चाहिए, कोडोमेन के बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, सारा काम डोमेन और कोडोमेन के अंदर रह के करना होता है हमें। मैम अगर टी इनवर्स एक्स अगर इसको किया जाए तो टी इनवर्स एक्स कैसे? टी टी इनवर्स इनवर्स एक्स इज इक्वल x/2। टी इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करने की गारंटी कौन देगा? थ्री की प्री इमेज क्या होगी? अच्छा ये बता दो, इस मैप के अंडर 3 की प्री इमेज क्या होगी? ओ ये तो नहीं होगा। तो ऑन टू मैप तो है ही नहीं है, सिर्फ 1 1 है। मतलब आप लोगों ने कहा है 1 1 है तो मैं ओहो। मान गई,
तो इनवर्स तो एग्जिस्ट करेगा। अच्छा चलो मैम हिंट देती हूँ। हाँ बोलो। इसको दूसरे वाले डेफिनेशन से कर सकते हैं ना, x इज नॉट इक्वल टू y, देन 2 से तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं बोथ साइड, बिकॉज 2 बिलोंग्स टू z। 2x इज नॉट इक्वल टू 2y, ये कैसे? 2x मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। इक्वेशन में तो कर सकते हैं, ये तो खैर इक्वेशन ही नहीं है। तो मैम f of x सॉरी t of x is not equal to t of y। वो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कैसे आएंगे, मुझे ये बात समझ नहीं है। चलो इस पे सोचना। कंफ्यूज कर रही हो मैं। 2x अच्छा वाला इज चल रहा था जिंदगी। सिंपल सी चीज पूछी है मैंने तो अभी। 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 तो लिख सकते हैं, इतना तो लिख सकते हैं। इसके बाद क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, वो काम भी कर सकते हैं। ये सारा काम क्यों किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना ये, इंटीजर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है, फील्ड होता है, सब कुछ पता है आपको। अभी तक हम गलत नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, दो जल्दी। नेक्स्ट स्टेप में आप ये कर सकते हो ना, a इंटू दोनों को बी इधर a इज इक्वल टू 0। हाँ बोलो एकता बोलो। आपने बोल ही दिया मैम अब तो। या तो 2 0 होगा या x माइनस वाई 0 होगा। अब मेन बात यहीं पे आके अटकती है। एक बात मैं आपको समझा चुकी हूँ, दूसरी बात पे अब आ रहे हैं कि या तो 2 0 होगा या x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होगा। ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन ये भी तब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है जब इंटीग्रल डोमेन में काम कर रहे हों। इंटीग्रल डोमेन क्या होती है, वैसे तो रिंग थ्योरी का पार्ट है, पर इंटीग्रल डोमेन की सिंपल सी डेफिनेशन ये समझ लो कि a इंटू बी इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। तो आप कहोगे तो होता ही है ना, इसमें क्या खास बता दिया मैंने। नहीं, Z4 के अंदर आना ज़रा, 0 1 2 2 बार इंटू 2 बार 0 बार होते हैं ना। 2 इंटू 2, हाँ 2 बार इंटू 2 बार लिखना चाहो या 2 इंटू 2 लिखना चाहो, मॉड्यूलो 4 क्या होता है, 2 2 जब 4, 4 मॉड्यूलो 4 0 होता है ना। तो दिस इज नॉट एन आईडी इसलिए, लेकिन जैसे ये प्राइम होता है तो आईडी बन जाती है, आप ऑब्जर्व करोगे। अब ये अब आपका होमवर्क है, Z5 के अंदर ऑब्जर्वेशन लेना। किसी ने पहले भी कर रखा होगा, जिसने नहीं कर रखा उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये। तो ये Z5 के अंदर ये काम नहीं होता क्योंकि Z5 आईडी होती है। अब ये क्यों होती है क्यों नहीं होती, इसकी जो डिटेल्स हैं वो तो खैर आप रिंग फील्ड मैं प्राइम के लिए आईडी होते हैं ना, पढ़ चुके होंगे। हाँ प्राइम के लिए आईडी होता है प्राइम ना। के लिए आईडी होता है, फील्ड भी हो जाता है, वो सब चीज़ें चलो इतनी रिलेट जब करनी होंगी तो मैं कर दूंगी, वैसे अभी इतनी ज़रूरत है नहीं। मैं ये सिर्फ कह रही हूँ कि इंटीजर्स का जो सेट होता है वो आईडी होता है। जिस डोमेन रेंज जिसमें भी हम काम कर रहे थे वो क्या होता है, आईडी होता है इंटीजर्स। इसलिए या तो 2 0 होगा या x माइनस वाई 0 होगा। इनके प्रोडक्ट तभी 0 होगी, या तो 2 0 होगा या x माइनस वाई 0 होगा। अब 2 तो 0 है नहीं, तो इसका मतलब x माइनस वाई 0 होगा, इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई होगा। तो अब हम प्रूव करने में कामयाब हो गए। ये प्रूफ क्यों कर पाए हम, क्योंकि आईडी है इंटीजर्स, ये हमें पता था। और ये वाले प्रूफ में फेल क्यों हुए, क्योंकि 2 का इन्वर्स z में नहीं होता। 2 बातें क्लियर हुई। यस मैम। यस मैम, ये तो हमने बड़ा लॉजिकल बातें कर दी। ऐसे करते रहनी चाहिए, थोड़ा क्लास में माहौल बना रहता है टेंशन का। अच्छा और क्या बता रही थी मैं, अभी इसको चेक करो। आपको एक काम दिया जा रहा है Z10 टू Z10, अभी हम फिर इसके बाद कल से कंटिन्यू करेंगे। Tx इज इक्वल टू 2x, इज इट 1 1?
देखो सिंपल से सिंपल काम आप क्या कर सकते हो ना, तो मैं आपसे प्रूफ मांग रही हूँ ना मैं कुछ मांग रही हूँ, मैंने सिर्फ पूछा 1 1। आप इसकी सारी इमेजेस तो निकाल ही सकते हो। अभी हम ऊपर सेट बना रहे थे 2x 3x 4x, इमेजेस निकाल के तो एक बार चेक कर सकते हो। आपके लिए नया काम है तो आप इमेजेस निकाल के चेक करो। मैं लिख भी देती हूँ 0 1 2 3 4 5, इन सब की इमेजेस हम चेक करेंगे इस मैप के अंडर। 6 7 8 9। सेम टू सेम है ना मैप, इसलिए 0 किस पे जा रहा है? मैम 1 1 नहीं होएगा। ठीक है। 1 किस पे जाएगा? 2 पे। 2 किस पे जाएगा? 4 पे। 3 किस पे जाएगा? 6 पे। 4 किस पे जाएगा? 8 पे। 5 किस पे जाएगा? 10 पे। 10 यानी 0। देखो दिख गया ना, 1 1 नहीं है, 0 भी 0 पे। उसी पे जा रहा है, हाँ 5 भी उसी पे जा रहा है। 6 किस पे जाएगा? 2 पे जाएगा। 6 भी उसी पे जा रहा है, 1 भी उसी पे जा रहा है। 7 किस पे जाएगा? 3 पे। 8 किस पे जाएगा? 4 पे। 9 किस पे जाएगा? 9 जाएगा, ऐसा लग रहा है कि एक चीज होनी चाहिए थी यहाँ पे और। 5 6 7 मैम 8 9। मेरा 2x वाला सेट 0 2 3 4 आया है, तो मतलब 0 2 3 मतलब 0 1 2 और 3 के बाद वैल्यूज रिपीट होनी चाहिए ना, हमारी तो 4 के बाद हो रही है। एक सेकंड। 5 2 10, 6 2 12, ये आ जाएगा। 7 2 14, 8 2 16, 9 2 18। अब ठीक है ना, अब समझ गए? केवल इनकी प्री इमेजेस हैं और किसी की प्री इमेजेस ही नहीं है। इनकी भी दो दो हैं, मतलब ये दो कितने लालची हैं लोग, ये दो दो लेके बैठे हैं और उनको दिया ही नहीं कुछ। तो क्या इस मैप को पता है क्या बोला जाता है? इस मैप में हर एक एलिमेंट की प्री इमेज 2 2 है, दो दो प्री इमेजेस है ना। 0 के पास क्या क्या है? 0 और 5, ये 0 पे मैप हो रहे हैं। 1 और 6, ये 1 पे मैप हो रहे हैं, सॉरी 2 पे। 4 6 8, और कौन से हैं? 2 7, 3 8 और 4 9। ठीक है, हाँ। ये मैप इस तरीके का है, इसको बोला जाता है 2 कॉपी मैप। एक होता है 1 1 मैप, ये हो गया 2 कॉपी मैप। 1 1 में एक की प्रीमेज एक ही होती है, इसमें एक की प्रीमेज दो हैं, तो इसको बोला जाएगा 2 कॉपी मैप। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा करने के लिए ये पता होना चाहिए, रियल में नहीं पता किया हमने, लेकिन यहाँ बड़ा ज़रूरी है। ऐसे ही अगर एक एलिमेंट की प्रीमेज 5 होती, हर एक एलिमेंट की 5 होती, तो उसको क्या बोलते? 5 कॉपी मैप। ठीक है, अब मैं होमवर्क दूं आपको? मैम एक बार एक चीज बता दो, एक सेकंड रुको, जैसे आपने इसमें एक सेकंड प्राची। 3 कॉपी 4 कॉपी और 5 कॉपी मैप निकालने, डोमेन रेंज कुछ भी ले लेना, चाहे ऊपर से कोई हेल्प ले लेना, उससे कोई मतलब नहीं है मुझे। 3 कॉपी मैप लेके आना, एक 4 कॉपी मैप लेके आना, एक 5 कॉपी मैप लेके आना। होमवर्क समझ में आ गया? फिर मैं ऊपर आती हूँ। यस मैम। हाँ, अब बोलो, यहाँ जिसको जो डाउट है आप बोलो। मैम जैसे आपने शुरू में बोला था कि इसको 1 1 पता करने के लिए हम 2x वाला सेट निकाल लेते हैं, तो 2x वाला सेट निकालने के बाद कैसे डिड्यूस करेंगे कि ये 1 1 नहीं है? ये वाला तरीका तो आ गया समझ, पर उसके साथ रिलेट नहीं कर पा रही मैं। नहीं नहीं, उस सेट से पता नहीं चलेगा 1 1 है कि नहीं है, नहीं उससे नहीं पता चलेगा। हमें पता कैसे चला? इस मैम पता चलेगा ना, एलिमेंट जब रिपीट होगा हाँ, तभी तो होगा, 1 1 नहीं होगा। प्राची का मतलब है कि वो सेट से कैसे पता चलेगा? सेट से तो नहीं पता चलेगा ना, सेट तो ये आ गया 0 2 4 6 8। लेकिन ये पता है कि 0 किस किस की वजह से आया है, 0 और 5 की वजह से। 2 किस किस की वजह से आया है? 1 और 6 की वजह से। ये मतलब है मेरे कहने का। कोई दो की इमेजेस क्या आ गई? सिंगल आ गई ना, दो एलिमेंट मैम की ये वाला इमेजेस सेट सेम आ गई। नहीं, 2x वाला सेट जो 0 2 3 4 आया है।
और बार बार फिर रिपीट हो रहा है आगे 0234 नहीं 0234 वाला। 0234 कहाँ आ रहा है, गलत आ रहा है। ये आएगा सेट, क्या क्या बनेगा 02468 इस तरीके से बनेगा, फिर 10 बनेगा, फिर वो 0 हो जाएगा 02। आपने कुछ गलती की है निकालने में, 02468 ये तभी मैं गलत चला कंफ्यूज गया। हो रही हूँ। हाँ इसीलिए ठीक है कंफ्यूज हो रहे हो आप। पहले भी आपने गलत ठीक बोला, मुझे है। लगा आपने गलती से बोल दिया। ये रिपीट हो रहा है बार बार, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि ये क्यों हुआ, ये 11 क्यों नहीं हुआ, ये नॉट 11 है, क्यों? क्योंकि ये नॉट एन आईडी था। अब एक आसान तरीका आईडी और नॉट आईडी चेक करने का क्या है, जेड पी इज इंटेग्रल डोमेन इफ एंड ओनली इफ पी इज प्राइम, ये याद रख लो आप। इसकी ऑब्जर्वेशन लेना पहले तो आप कि आईडी होगा, देखो जैसे ही आईडी होगा इस तरीके के जो अजीब अजीब से मैप्स होंगे 2x 3x 4x ये बन जाने वाले हैं वही 11। तो आईडी मतलब 11 हो जाएगा इस तरीके का मैप कोई भी डिफाइन करोगे। और ये 2 कहाँ से बिलोंग करना चाहिए ये भी ध्यान रखना है। वैसे तो यहाँ कोई भी इंटीजर आएगा वो Z10 के अंदर आ ही जाएगा। अब मैं यहाँ 22 रख देती तो भी आपको पता था ये Z10 का ही मेंबर है ना। 22 मीन्स 2, 27 मीन्स 7, 29 मीन्स 9, 39 मीन्स 9, ठीक है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस यहाँ पे कोई इंटीजर आना चाहिए। तो ये मैप इज़ 11, दिस मैप इज़ 11 इफ़ एंड ओनली इफ जो ZN है वो आपका आईडी बने, अदरवाइज नहीं बनेगा 11, क्योंकि ये नॉट एन आईडी था इसलिए नॉट 11 आया। आईडी होता तो 11 आता। आईडी होगा कब, जब ZP होगा। ZP मतलब प्राइम, ठीक है, Z के सबस्क्रिप्ट में जब प्राइम होगा तो ये आईडी बन जाएगा। तो अब ये जो होमवर्क दिया ये करना बहुत आसान है आपके लिए। नॉट 11 मैप्स मैम आईडी के लिए 1 हो जाएगा। हाँ आईडी के लिए 11 हो जाएगा। इस टाइप का मैप होगा अगर 2x 3x 4x। क्यों हो जाएगा, tx इज इक्वल टू ax। मान लो ZP टू ZP कोई प्राइम से प्राइम तक मैप है तो क्या होगा, tx इज इक्वल टू ty करोगे तो ax इज इक्वल टू ay होगा। दैट इम्प्लाइज a इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो या तो a 0 होगा अब बिकॉज आईडी है तो, या x माइनस वाई 0 होगा। अब a तो 0 है नहीं, a 0 नहीं है जब तक की बात कर रही हूँ मैं। a इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिख भी लो तो x माइनस वाई 0 होगा तो इसका मतलब x इज इक्वल टू वाई हो गया 11। क्या दिक्कत है, ZP में ले रहे थे ना, जैसे Z7 ले लिया P इज इक्वल टू 7 हो मान लो, प्राइम के अंदर बात कर रही हूँ मैं सिर्फ, तो आईडी हो जाएगा। आईडी हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। ये काम तभी करेंगे हम ही कैंसिलेशन वाला जब आईडी होगी, इंटीग्रल डोमेन। क्लियर हुई बात कि नहीं? क्या बात हो गई, इतना खतरनाक? मैम आई हैव ए क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन पूछो। मैम हमने जो वो फाइंड करने को दिया था ना 3 टपल 4 टपल 5 टपल, वहां पर डोमेन और कोडोमेन का कार्डिनलिटी इक्वल होना तो जरूरी नहीं है ना। वो आप देख लेना, लेकिन अभी शुरुआत कर रहे हो ना तो इक्वली लेके चलना, आपको जैसा ही कन्वीनियंट लगे। सेम सेम डोमेन कोडोमेन लेके चलना, ठीक है ना। अभी मैंने सेम सेम पे ही बताया ना। सेम सेम पे 4 टपल ढूंढना होगा। मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, तब तो फंक्शन को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है कर देंगे। मैम होमवर्क की कौन कौन से दिए थे? एक 3 कॉपी मैप, एक 4 कॉपी मैप, एक 5 कॉपी मैप। 3 और 5।